हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है नए सेशन में। तो आज अपन बात करेंगे चैप्टर 9 और 10 की, जो बूस्ट डोज अपन ने स्टार्ट कर रखी है सीरीज। तो उसमें बूस्ट डोज में आज अपन 9th और 10th चैप्टर को लेकर चलेंगे। ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करवाना है। बाकी जो क्वेश्चंस है वो आपको सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं चैप्टर 9, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री ही चैप्टर अपने लिए नया होता है, न्यू चैप्टर होता है क्लास 10th में, क्योंकि ये पहली बार ऐड होता है। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पहली बार अपन को पढ़ने को मिलता है। तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को क्या है कि टफ लगता है, क्योंकि पहली बार अगर किसी चीज़ का नाम सुनेंगे तो उसमें फेमिलियर होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, तो ये चैप्टर भी आपके लिए आसान है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाली चीज़ें हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ होती है, ट्रिग्नोमेट्री किस में काम आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री है पूरी की पूरी राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड होती है। अब जैसे आप देखते हो जो माउंटेन्स होते हैं उनकी अपन अगर हाइट को देखना हो तो कैसे देखते हैं, टावर है, टावर की हाइट को कैसे देखते हैं। ये सब कुछ एप्लीकेशन होती है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 90 डिग्री ही ट्राइंगल पर एप्लीकेबल होती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। अब 90 डिग्री पर अगर एप्लीकेबल है तो 90 डिग्री एंगल अपने पास जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, एक एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, जैसे इस डायग्राम में दिखा रखा है, ये 90 डिग्री का है। अब सबसे पहले अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में अपने को बताना पड़ता है कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि किसको बेस लें, किसको परपेंडिकुलर लें। क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो लगभग पता चल जाता है कि जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं आज फिर से आपको यही ट्रिक बता रहा हूँ, बस इसको याद रखना, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है। तो अपने पास एक तो 90 डिग्री का एंगल होता है और फिर एक और एंगल अपने को गिवन होता है। ठीक है। अब वो एंगल कहीं ए पर भी हो सकता है, एंगल ए भी हो सकता है, एंगल सी भी हो सकता है। अब मान लीजिए अपने को एंगल ए दे रखा है, इसके रेफरेंस में अपने को ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखने। ठीक है। तो ये मान लेते हैं अपन थीटा है, ये एंगल क्या है अपने पास, थीटा है। ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना होता है, थीटा के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। हमेशा यही याद रखना है, जो भी एंगल अपने को दे रखा है उस एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। बस इतना याद रख लेना, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर बेस पता नहीं लगता है तो बेस को ऐसे देख लेना, जो ट्राइंगल के जो एंगल हैं, दोनों एंगल, एक तो 90 डिग्री, एक अपन को दे रखा होगा, वो जिस लाइन पर होंगे दोनों एक ही लाइन पे होंगे, और वो लाइन कौन सी होगी, बेस। यानी कि बेस पे तो कोई चीज खड़ी होती है, बिना बेस के तो कोई चीज खड़ी हो ही नहीं सकती। बस ये चीजें आपको याद रखनी है कि बेस कौन सा हो सकता है, परपेंडिकुलर कौन सा हो सकता है, हाइपोटेन्यूज कौन सा हो सकता है। तो चलिए जल्दी से मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ एक बार। ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द रिलेशन ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल्स एंड विद द रेलिवेंट फंक्शन ऑफ एन एनी एंगल्स। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, रिलेशन है किसमें, साइड और एंगल, किसके, ट्राइंगल के। और कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, द वैल्यू ऑफ ratios of side of any right angle triangle with respect to any angle other than 90 degrees are called trigonometry ratios of that angle. For example, in right angle ABC, the ratio of sides of triangle with respect to A are called trigonometry ratio of angle A. बस यही आपको पता होना चाहिए। जिस रेफरेंस में अपन एंगल को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना है, उस रेफरेंस में अपने को ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। अब एंगल ए है, इसकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अपने को निकालनी है, तो एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी। तो बीसी क्या हो गई अपने, परपेंडिकुलर हो गई। क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। बस। और जो 90 डिग्री एंगल और जो एंगल अपने को दे रखा है वो जहां पर भी टिके हुए हैं जिस लाइन पे, वो क्या हो जाती है, बेस। तो बेस क्या हो गया अपने पास, ए बी। ए बी क्या हो गया अपने पास, बेस हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है। तो ए बी अपने पास क्या हो गया, बेस हो गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपके आ गया होगा। बाकी जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है ए सी, वो क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, क्योंकि सबसे बेसिक चीज़ें यही है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है। क्योंकि आपके 10th क्लास में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, इनके बारे में ही है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अपने पास अब देयर आर 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन ए, कोसाइन ए, टेंजेंट ए, कोसेंट ए, सेकेंट ए और कॉट टेंजेंट। ठीक है। तो अब ये साइन है, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में SIN लिखते हैं, साइन। और इसको क्या लिखते हैं, कॉस। ये पूरे नाम है। और ये क्या है, अपन इससे जानते हैं टेन।
ये क्या है कॉस सेक, और ये क्या है सेक, और ये क्या है कॉट। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये चीजें कैसे निकली, अपोजिट टू साइड्स एंगल हाइपोटेन्यूस, ये चीजें कहाँ से आई, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। तो इसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक ट्रिक है, फॉर्मूला तो क्या है ट्रिक है, बस वो आपको याद रहनी चाहिए। वो क्या है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, बस ये आपको याद रहनी है। ये अगर याद है आपके तो फिर कुछ भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको समझ में आ गए हैं। अब चलिए मैं एक नए पेज से समझा देता हूँ आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आती। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ये अपने को ट्रिक याद रहनी है। ये अगर ट्रिक याद है तो अपनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज अपने याद है, और ये बीच में क्या हो जाएगा अपने डैश। ठीक है, अब सबसे पहले जो ये रिलेशन है ये किसकी आएगी, ये आएगी साइन की, किसकी आएगी साइन की। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे क्या आएगा अपने पास, कॉस आएगा। अपने को इस तरीके से याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। ठीक है, तो सबसे पहले साइन हो गया, फिर कॉस हो गया, फिर ये किसका है, ये टेन का हो गया, ये इतना याद रखना आपको। ठीक है, फिर नीचे से चलते हैं, यानी कि उल्टा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कॉट, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो अब अपने को अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखने हैं तो वो कैसे लिखेंगे, साइन, ठीक है साइन का लिखना है अपने को, तो साइन का क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो पी अपॉन एच। ऐसे अगर कोस का लिखना है तो कोस का क्या हो जाएगा बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच। और अपने को लिखना है टेन का, तो टेन का क्या हो जाएगा अपने पास पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब अगर कोट का लिखना है अपने को, कोट का ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, अब उल्टा लिखेंगे, उल्टा का मतलब बी अपॉन पी, क्योंकि बी ऊपर आएगा नीचे क्या आएगा पी। ऐसे अगर सेक का लिखना है अपने को तो सेक में भी उल्टा हो जाएगा एच अपॉन बी, या तो ये यहाँ से भी देख सकते हो या यहाँ से उसको उल्टा कर सकते हो। कोस को अगर उल्टा करोगे तो एच अपॉन बी आएगा, एच अपॉन बी। तो कोसेक, तो कोसेक को उल्टा करेंगे क्या आएगा एच अपॉन पी, और यहाँ से अगर साइन को अगर उल्टा करोगे तो एच अपॉन पी, तो सेक आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गए होंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, यही यहाँ पे लिखा हुआ है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बस ये लिखा हुआ है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको करवा दिया है। उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या दे रखा है। हाँ, अब अपने पास क्या है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज। अब अपने को रिलेशन बताना है, तो रिलेशन अपने पास पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रिलेशन के लिए अपने पास क्या है, साइन का उल्टा क्या होता है ये याद रखना है कोसेक, यानी कोसेक क्या है साइन का उल्टा होता है, कोसेक क्या है साइन का उल्टा होता है, कोस का उल्टा कौन होता है सेक। अब ऐसे भी लिख सकते हैं सेक इज इक्वल टू वन अपॉन कोस, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और टेन का उल्टा, अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक क्या होती है, अब जैसे अपन लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, बस इसी इसी तरीके से लिखना है कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब अपने को पता कैसे चलेगा, याद कैसे रहेंगे, ये जो पहले वाला ये किसका उल्टा होता है, लास्ट वाले का उल्टा होता है। ठीक है, और ये जो सेकंड है वो किसका उल्टा होता है, सेकंड लास्ट वाले का उल्टा होता है। और बाकी जो बच गए हैं वो दोनों क्या होते हैं, आपस में उल्टे होते हैं। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है इनका, बस कुछ नहीं है। अब साइन थीटा को अगर लिखना है तो साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को अपने को लिखना है, ये किसका उल्टा है, कोसेक का है, तो वन अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, ऐसे लिखना था। अब जैसे टेन थीटा को अपने को लिखना है, तो टेन थीटा को क्या लिखेंगे अपन, टेन थीटा है किसका उल्टा है, कोट थीटा का, तो वन अपॉन कोट थीटा। बस इस तरीके से ये चलते हैं। ठीक है, अगर कोट थीटा को लिखना है, अगर कोट थीटा को लिखना है तो कोट थीटा का उल्टा क्या टेन थीटा है, तो वन अपॉन टेन थीटा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गई होगी स्लाइड, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। अब ये अपने को एंगल का जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए। किन किन की याद होनी चाहिए, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनका आपको याद रखना है। अब याद करने का भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता भी चुका हूँ। जब एनसीईआरटी क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे थे तब भी बताया था मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स, इसी में भी आज भी मैं बताने वाला हूँ आपको किस तरीके से आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। अब ट्रिक क्या है, सबसे पहले अपने को साइन थीटा के लिए अपने को याद रखना, बाकी आप सब कुछ याद रख सकते हो। कैसे रख सकते हो, अपने को सबसे पहले क्या करना है, साइन थीटा के लिए 0 30 45 60 90 लिखना है। ठीक है, फिर अपने को क्या करना है, 0
1 2 3 4, ये अपने को क्या काउंटिंग लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले अपन काउंटिंग लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इनके अंडर रूट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा दिया अपन ने सभी के। ये आपको अगर शायद नहीं दिख रहा है तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब अपॉन, अपॉन में क्या करना है, सभी में 4 को डिवाइड करना है। किससे, 4 से डिवाइड करना है, सभी को 4 से डिवाइड करना है। और फिर क्या लेना है, अंडर रूट लेना है सभी का, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक दिक्कत को नहीं आई होगी कहीं पर भी। ठीक है, अब जीरो को अगर डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर से जीरो डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, जीरो आएगा हमेशा। ठीक है, ये हो गया। अब 1 का रूट लेंगे तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। और रूट 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 की वैल्यू आ गई यहाँ पर। अब रूट 2 है तो रूट 2 को अपन सोल्व नहीं कर सकते, रूट 2 रहेगा। और रूट 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, और फिर अपने पास रूट 3, तो रूट 3 एज इट इज रहेगा। और नीचे क्या है, रूट 4, तो ये क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। और यहाँ से ये कैंसिल होकर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर ये तो आ गया 0 1/2, ये वैल्यू तो आ गई। लेकिन इसको भी थोड़ा सा अपने को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि रूट 2 ऊपर, रूट को अपन ऊपर नहीं लिखते हैं। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, रूट 2 से अपन रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, रूट 2 से रूट 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 रहेगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा, 1/√2। और यहाँ पे क्या है, √3/2 और 1। बस उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो जानी चाहिए। साइन की अगर वैल्यू याद हो गई तो बाकी फिर इजिली याद हो जाएगी। साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0। साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। तो ये आपको याद हो गई। और ये याद हो गई तो फिर बाकी कुछ नहीं बचा इस टेबल में। ठीक है, ये पहली वाली आपको याद हो गई सभी को। अब कुछ नहीं करना है, अब cos थीटा है, cos थीटा को क्या करेंगे, अब जहां से ये एंड हुआ है वो पहले आ जाएगा। 1 पहले आ गया, फिर ये आ गया, यानी कि इनको रिवर्स में लिखना है। रिवर्स में लिख दिया, हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। अब टेन थीटा को लिखना है। अब टेन थीटा के लिए अपने पास एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू होती है, उससे डिवाइड होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब 0 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आएगा, 0। 1/2 को डिवाइड करेंगे इससे तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे कैंसिल होकर 1 हो गया। और इसको इससे डिवाइड करेंगे, √2 से √2 कैंसिल हो गया, √3 आ गया। और यहाँ पर 1/0 ये डिवाइड होता नहीं है। 1/0 इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब टेन थीटा हो गया तो कोट थीटा तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसको रिवर्स करना है तो इसको रिवर्स कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब फिर सेक थीटा, अब ये प्रॉब्लम आ गई, सेक थीटा को कैसे लिखें, तो सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/cos थीटा। अब 1/cos थीटा यानी cos थीटा की जो वैल्यू है उसको उल्टा कर देंगे। 1 को उल्टा करेंगे 1 ही रहेगा। √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 हो गया। 1/√2 को उल्टा करेंगे √2 हो गया। 1/2 को उल्टा करेंगे 2 हो गया। और 0 को उल्टा करेंगे, मतलब कि 0 को उल्टा करेंगे क्या जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्यों होगा, 0 को अगर उल्टा करेंगे, 0/1 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, तो ये तो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो इन्फिनिटी आ गया। अब इस कोशे को क्या करना है, इसका उल्टा रिवर्स लिखना है, जैसा जैसा है। बस इस तरीके से आपको ये वैल्यू याद रखनी है। बाकी अगर क्वेश्चन सोल्व करोगे, क्वेश्चन लगाओगे तो आपको वैसे डायरेक्टली आपको याद हो जाएंगी। अगर नहीं होती है तो इस तरीके से टेबल को याद किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। अपने पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 101% पुटअप होते हैं। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रीज अपनी आइडेंटिटीज लगती है। कब लगती है, जब अपन एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चन में ये आइडेंटिटीज ऐसी की ऐसी लगती है। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज अपने पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटीज है। ठीक है, अब इसको ही सिंप्लीफाइड करके अपन ऐसे लिख सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, कहीं पर साइन स्क्वायर थीटा की जगह कुछ लिखना हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 1 माइनस में चला जाएगा। ऐसे कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया। अब सेकंड आइडेंटिटी अपने क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस इधर शिफ्ट करेंगे, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में चला जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सेक स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे थर्ड होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी अगर इससे करेंगे तो हो जाएगा। अब दो चीजें मैंने आपको नहीं बताई है, नहीं लिखी है, वो और लिख देता हूँ मैं। टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये लिख सकते हैं। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, अब ये तो बताइए, ये तो इसका उल्टा होता है, तो ये कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट अपन चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर 10 हाइट एंड डिस्टेंस। तो चैप्टर 9 अपने पूरा डिस्कस कर लिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब ये हाइट एंड डिस्टेंस है, ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, बाकी कुछ नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन ही है
हाइट और डिस्टेंस, बस और कुछ नहीं है। अब इसमें क्या देखना होता है अपने को, बस वही है कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आती है, बस ये देखना है। तो सबसे पहले अपने पास इसमें आता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और बस ये आपको समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। अब ये डेफिनेशन में आपको फंसना नहीं है, आपको मैं सीधे से आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे ये आदमी खड़ा है जमीन पे, ठीक है, जमीन पे खड़ा है, ठीक है, तो ये एक तो यहाँ पर देख रहा है, ठीक है, ये तो इसकी स्ट्रेट पोजीशन हो गई, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चीज खड़ी है अपने पास, कोई टावर, यहाँ पे ये टावर है कोई, ठीक है। अब ये जमीन पे खड़ा है, अब ये अगर अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाएगा टावर को देखने के लिए, टावर का जो टॉप है उसको देखने के लिए ऊपर की ओर मुंह को करेगा, ठीक है। तो जैसे ये ऊपर की ओर मुंह करेगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये क्या है, ये है अपने पास एंगल ऑफ एलिवेशन, बस ये याद रखना है। ये अगर ऊपर की ओर मुंह कर रहा है तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, वहां पे कुछ नहीं है। यहाँ पे लिख भी रखा, व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, द केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट इज शोन इन डायग्राम दैट वी हैव टू अज्यूम हॉरिजॉन्टल लेवल एट आवर आइज। तो ये तो अपने पास क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट, ये तो अपने पास लाइन ऑफ साइट हो गया। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, इससे अगर ऊपर की ओर देखेंगे अपन, तो जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। बस बाकी आपको क्वेश्चन लगाने और कुछ नहीं है, डायग्राम बनाकर क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब एक होता है अपने पास एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ये भी समझ लीजिए आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ नहीं है, जैसे ये अपना कोई घर है, ठीक है। अब घर की छत पर कोई आदमी बैठा है या खड़ा है, जो भी है, ठीक है। और ये अपने पास क्या है, ये है अपने पास जो लैंड, ठीक है, ये अपने पास क्या है, लैंड है, ठीक है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, जैसे बॉल पड़ा है, ठीक, ठीक है। अब ये जो पर्सन यहाँ पे खड़ा है बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है, ये इसकी जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो क्या है, ये है, यानी कि ये जब सामने देखेगा तो ऐसे देखेगा, ठीक है। ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब अगर ये इस बॉल को देखना चाहेगा तो ये क्या करेगा, अपनी गर्दन को नीचे की ओर करेगा, क्या करेगा, नीचे की ओर करेगा गर्दन को। और गर्दन को जब नीचे की ओर करता है तो वहां पर क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या होगा वहां पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। अगर कोई भी बंदा या कोई भी पर्सन खड़ा है ऊपर की ओर, वो अगर गर्दन को नीचे की ओर करता है तो वहां पे क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मैं ये भी आपको बता दूं कि ये एंगल अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो इसका मतलब जो ये एंगल होगा वो भी क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्यों होगा, इसका भी मैं रीजन आपको बता देता हूँ। ये होगा क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये है। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल लाइंस की अगर ट्रांसवर्सल लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो जहां पर जेड की शेप बनती हो वहां पे क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। और जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वहां पर वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये क्या है, इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जैसा इस डायग्राम में समझा रखा है, यहाँ पर कोई भी खड़ा है, ठीक है, तो वो सामने देखेगा तो ये तो है उसका हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर वो नीचे की ओर देखेगा तो ये क्या हो गया, अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये एक क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए आज अपन ने डिस्कस किया है चैप्टर 9 और चैप्टर 10, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक बढ़िया और एक अच्छा टॉपिक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी कवर करेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।